हेलो छात्रों, कैसे हो आप। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस वीडियो में। और आज हम पहली यूनिट के अंतिम चैप्टर की बात करते हैं, जिसका नाम है जनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आज हम इसकी बात करते हैं। बहुत सारी अच्छी बातें इस चैप्टर में हैं। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, उससे हमको बहुत सारी बीमारियों से बचाव के बारे में जानकारी मिलेगी। ये चैप्टर जो है वो जनन स्वास्थ्य से संबंधित है। इससे पूर्व जो चैप्टर हमने चैप्टर 3 अध्याय 3 पढ़ा, उसमें हमने मनुष्य में प्रजनन के बारे में जाना। और उसके ठीक बाद हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है जनन स्वास्थ्य। अगर हम जनन स्वास्थ्य को समझें या उसकी परिभाषा के बारे में जानें, तो ये परिभाषा जो है वो WHO के अनुसार है। यहाँ पर देखिए, अपन इस चैप्टर को शुरू करते हैं। ये देखें आप, यहाँ पर WHO के अनुसार, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, ये देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार ये WHO, ये विश्व स्वास्थ्य संगठन ये मानता है कि जनन स्वास्थ्य केवल शरीर से संबंधित नहीं है, बल्कि इसमें भावनात्मक, व्यवहारात्मक और सामाजिक, ये तीनों प्रकार के स्वास्थ्य भी सम्मिलित हैं। और यदि हम सीधे सीधे बात करें तो कि आखिरकार जनन स्वास्थ्य है क्या, तो हम ये समझेंगे कि ये जो जनन स्वास्थ्य है, इससे तात्पर्य कि मनुष्यों के शरीर में जो जनन अंग पाए जाते हैं वे शारीरिक रूप से और क्रियात्मक रूप से स्वस्थ हों। अगर वे स्वस्थ हैं, यानी जनन अंग जितने भी हैं, चाहे वे स्त्री के हों चाहे वे पुरुष के हों, वे जनन अंग यदि शारीरिक रूप से, संरचनात्मक रूप से और कार्यात्मक रूप से, दोनों प्रकार से यदि वे स्वस्थ हैं, तो आपका जो जनन स्वास्थ्य है वो अच्छा है। तो जैसा कि पता आप हमने पहले देखा है, अभी हमने देखा है कि WHO केवल जनन अंगों के स्वस्थ होने और उनके स्वस्थ तरीके से कार्य करने से ही संबंधित नहीं मानता इसको, बल्कि ये मानता है कि किसी भी व्यक्ति के, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, वह शारीरिक रूप से, भावनात्मक रूप से, व्यवहारिक रूप से सब सामान्य होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो हमको उसके कारणों को जानना चाहिए, और कारणों को जानने के बाद हमको उसे बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इसका क्या महत्व है, जनन स्वास्थ्य की चर्चा, उसका अध्ययन क्यों आवश्यक है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी बातें को सम्मिलित किया जाता है, इन सब की बात हम धीरे धीरे करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो कि हमें कहीं ना कहीं गर्व से सर ऊंचा करने का मौका भी देती है, कि विश्व में, ये देखिए अंडरलाइन किया हुआ मैंने, विश्व में भारत पहला ऐसा देश है जिसमें जनन स्वास्थ्य को एक लक्ष्य के रूप में रखा गया है। जनन स्वास्थ्य को लक्ष्य के रूप में रखा गया है राष्ट्रीय स्तर पर, किसी राज्य स्तर पर नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर। और इससे संबंधित कि जनन स्वास्थ्य कैसे बेहतर हो, इनके कार्यक्रमों की शुरुआत राष्ट्रीय स्तर पर हुई। और पहले इसको 1951 में, 1951 में परिवार नियोजन
जिसे अब परिवार कल्याण के नाम से जाना जाता है, इस कार्यक्रम के तहत इसको सबसे पहले शुरू किया गया। सबसे पहले इसको परिवार नियोजन के रूप में शुरू किया गया था और बाद में इसमें इसे परिवार कल्याण के नाम से आजकल इसे जाना जाता है। और अब चूंकि इसमें केवल जनन स्वास्थ्य, जनन अंगों से केवल जनन अंगों को ही सम्मिलित नहीं किया गया है, बल्कि अब ये जो पूरा विषय है वो बहुत व्यापक हो गया है। इसमें जो प्रसव है, जो गर्भवती महिला है, जन्म लेने वाला जो बच्चा है, जो उसका परिवार है, वो उन सबको भी इसमें सम्मिलित किया गया है। और अब ये बहुत व्यापक रूप से, बहुत व्यापक क्षेत्रों में फैल गया है। इसका जो पूरा एरिया है, जो इसका क्षेत्र है, वो बहुत उन्नत और व्यापक हो गया है। इसलिए अब इस कार्यक्रम को परिवार नियोजन और परिवार कल्याण के साथ साथ RCH का मतलब है जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, इसके नाम से इसको जाना जाता है। और अगर हम इन कार्यक्रमों की बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ये जो RCH कार्यक्रम है, कि आखिरकार RCH कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि ये जितने विषय मैंने आपके सामने जिनकी बात की, कि जो जननांग है स्त्री और पुरुष के, उनसे संबंधित बातें, उनके स्वस्थ तरीके से कार्य करने की बातें, उनमें होने वाले विभिन्न रोगों की बातें, गर्भस्थ स्वस्थ जो गर्भस्थ महिला है, गर्भवती महिला है, उससे संबंधित बातें, जो उसके गर्भ में पल रहा है बच्चा, उसके स्वस्थ तरीके से वो विकसित हो सके, उसका बहुत स्वस्थ तरीके से जन्म हो सके, प्रसव हो सके, उसके पश्चात जो महिला है और जो नवजात शिशु है वे दोनों स्वस्थ रह सकें, उनको कौन कौन से टीके लगाए जाने चाहिए, उन्हें कौन कौन सी ड्रॉप्स पिलाई जानी चाहिए, उनका स्वास्थ्य कैसे बेहतर रह सकता है, उनको किस प्रकार का पोषण मिलना चाहिए, इन सब बातों को सम्मिलित करते हुए इन सारे पहलुओं के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा की जा सके, ऐसे कार्यक्रम चलाए जा सके, चाहे वे दूरदर्शन के माध्यम से हों, चाहे वे आकाशवाणी के माध्यम से हों, चाहे वे नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से हों, चाहे वे छपी हुई प्रिंट मीडिया के माध्यम से हो, और चाहे वो नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हो, स्कूलों में शिक्षा के माध्यम से हो, जो गांव में चौपालें लगती हैं उनके आयोजन को करके हो। कुल मिलाकर के इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो है वो ये है कि लोगों को इनसे संबंधित जानकारी प्राप्त हो, लोगों में जागरूकता पैदा हो, लोग इसके प्रति सोचना शुरू करें और जो बातें बताई जा रही हैं उनको वे अपने जीवन में क्रियान्वित कर सकें। ये पहली बात है। इसके साथ साथ मैंने जैसा आपको बताया, यहाँ पर हम देखेंगे तो ये देखिए द्रव्य और श्रव्य, यानी जो ऐसे माध्यम जो लोगों को सुनाई भी दें और दिखाई भी दें, इनमें मुद्रित सामग्री भी है। जो हमारे यहाँ पर NGOs काम करते हैं, सरकारी संगठन काम करते हैं और गैर सरकारी जो संगठन काम करते हैं, वे उनके द्वारा माता पिता को, निकट संबंधियों को, शिक्षकों को, इन सबको इन कार्यक्रमों में सम्मिलित किया गया है ताकि इस पूरी जानकारी का बहुत विस्तृत रूप से फैलाव हो और इसके द्वारा जो सुविधाएं और जो सहायताएं शासन के द्वारा दी जा रही हैं, जो सूचनाएं दी जा रही हैं, वे ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चल सकें और साथ ही साथ इससे संबंधित जो भ्रांतियां हैं समाज में उनको दूर किया जा सके, लोगों को सही बात जो है, जो सही जानकारी है वो मिल सके, जिससे कि
लोगों में, लोग इसके प्रति जागरूक रहें, इसका लाभ उठाएं, स्वस्थ रहें। ये जो सब बातें हैं वे लोगों को मालूम हो, और हमारा जो समाज है, हमारा जो देश है, उसका प्रत्येक नागरिक इसका पूर्ण लाभ उठा सके, इसके बारे में लोगों को जागरूक बनाना है। और उसके साथ साथ जो जनन अंगों से संबंधित बातें हैं, किशोर अवस्था से संबंधित बातें हैं, उनके परिवर्तन किशोर अवस्था में किस प्रकार से परिवर्तित होते हैं, वे कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, जो एसटीडी हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेज, यौन संचारित जो रोग हैं जैसे कि एड्स, उनसे लोग कैसे बच सकते हैं, इसके बारे में उनको शिक्षित करना, ताकि वे स्वस्थ जीवन को जी सकें। और साथ ही साथ जो विवाह की आयु है, गर्भ निरोधक जो विकल्प हैं, गर्भवती माताओं की देखभाल है, माँ और बच्चे की देखभाल है, स्तनपान का महत्व है। साथ ही साथ लड़का और लड़की के बीच में जो भेद किया जाता है, लड़का और लड़की के बारे में जो समाज में भेद किया जाता है, उस भेद को मिटाया जा सके और लोगों को समझाया जा सके कि जिस प्रकार से लड़का किसी भी समाज के लिए, किसी भी परिवार के लिए महत्वपूर्ण होता है, उसी प्रकार से जो लड़की होती है वो भी बराबर से महत्वपूर्ण होती है। और इसके साथ साथ हमारे समाज में आज जितनी भी समस्याएं हम देख रहे हैं, चाहे वो प्रदूषण की समस्या हो, चाहे वो खाद्यान्न की समस्या हो, या जितनी भी समस्याएं हैं, उनका कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारण है अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि। ये क्यों हो रही है, इससे कौन कौन से और समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, और इसको कैसे रोका जा सके। साथ ही साथ यौन दुरुपयोग, यौन संबंधी अपराधों के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए ये जो जन परिवार कल्याण विभाग है, या जिसे हमने अभी कहा था जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम RCH, इसका काम लोगों को इसके प्रति जागरूक करना है, और ये विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से इसका क्रियान्वयन करती है। साथ ही साथ हम यहाँ देखेंगे कि लोगों को नई नई जो तकनीकें हैं, बेहतर तकनीकें हैं, उनके बारे में भी जागरूकता पैदा करना है। साथ ही साथ यहाँ हमारे यहाँ पर जो मादा भ्रूण हत्या है, उसके प्रति जो कानून बना हुआ है, उसका उनको आभास कराना है कि ये एक जो भ्रूण हत्या है, मादा भ्रूण हत्या, ये एक प्रकार का अपराध है, इससे लोगों को बचना चाहिए। और ये समझना चाहिए कि जिस तरह से लड़का बहुत आवश्यक है, वो एक महत्व है, उसका समाज में महत्व है, उसी प्रकार से जो कन्या है उसका भी अपना एक महत्व है। और इसको रोकने के लिए कानून बन गया है। लेकिन ये जो टेक्निक है एमनियोसेंटेसिस, जिसमें कि प्रसव से पूर्व जो भ्रूण होता है उसका लिंग परीक्षण करने पर वैधानिक प्रतिबंध लगा दिया गया है। और लेकिन ये एमनियोसेंटेसिस जो तकनीक है, इसका उपयोग केवल लिंग परीक्षण के लिए नहीं किया जाता। इसका जो उपयोग या इसका जो पूरा जो टेक्निक है, इसको विकसित करने के पीछे उद्देश्य था कि जो भ्रूण विकसित हो रहा है उसमें किसी भी प्रकार की, ये देखिए अंडरलाइन है मेरा यहाँ पर बात, कि ये यहाँ पर जो भ्रूण विकसित हो रहा है उसमें कोई भी आनुवंशिक विकार जैसे डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया आदि अगर उसमें हैं तो उनका पता लगाया जा सके, और उनके उसके जन्म के पूर्व उसका यदि कोई उपाय हम कर सकते हैं तो वो निश्चित रूप से करें। इसके लिए ये तकनीक विकसित की गई थी, और इसका जिस उद्देश्य को लेकर के ये तकनीक विकसित की गई थी, केवल उसी तकनीक उसी लक्ष्य को इसके लिए
उपयोग उसके लिए, उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, आनुवांशिक विकारों को पता लगाने के लिए इस तकनीक का विकास किया गया था। और इसी तकनीक का केवल इन्हीं कार्यों के लिए उपयोग किया जा सके, ना कि भ्रूण का जो लिंग है उसे पता करने में इसका उपयोग किया जा सके। इसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि जो आनुवांशिक विकार जो जन्म के बाद पता लगते हैं वे जन्म से पूर्व हमको पता लगे। और साथ ही साथ हमारे को एक और जो बहुत महत्वपूर्ण, जो हमको कहीं ना कहीं अपने देश पर और हमारे देश के जो वैज्ञानिक हैं उन पर गर्व करने का एक मौका देती है कि जो गर्भ निरोधक सहेली नामक जो गोली है, जो गर्भ निरोधक गोली के रूप में जानी जाती है, इसकी खोज हमारे भारत में केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान जो लखनऊ है उसके द्वारा की गई थी। इसके साथ साथ ये जो यौन संबंधी मामले हैं उनमें बेहतर जागरूकता बनाई जा सके, अधिकाधिक संख्या में जो चिकित्सा सहायता है वो लोग प्राप्त कर सकें, लोग यौन संचरित रोगों को बुराई के रूप में न लें बल्कि वो उसे एक बीमारी के रूप में लें। यदि किसी में इस प्रकार का कोई लक्षण दिखाई देता है तो वह तुरंत जो चिकित्सीय सहायता है, जो हमारे यहाँ पर चिकित्सक उपलब्ध हैं, उनसे बिना किसी झिझक के संपर्क कर सकें, उनको अपनी बातों से, अपनी परेशानियों से अवगत करा सकें और उनके परामर्श के आधार पर वे औषधीय जो सहायता है वो प्राप्त करें, दवाइयाँ लें और जो रोग हैं उनको जड़ से मिटाने में अपनी सहायता दें। क्योंकि ये सारे जो रोग हैं वे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेज हैं, यौन संचरित रोग हैं। ये फैलते हैं एक से दूसरे में कहीं ना कहीं यौन संपर्कों के माध्यम से। यदि ये किसी में हो जाते हैं और उसे उसी स्तर पर रोक लिया जाता है तो समाज में इसके फैलने की या आगे इस रोग के फैलने की संभावना वहीं पर कम हो जाती है। साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं कि हमारी जो जनसंख्या है वो लगातार बढ़ रही है। इसका कारण ये है कि हमारे यहाँ पर जो चिकित्सीय सुविधाएं हैं वे बहुत बेहतर हो गई हैं। उसके कारण से जो मातृ एवं शिशु मृत्यु दर है उसमें गिरावट आई है और उसके गिरावट के आने के कारण से हमारे यहाँ पर जो जनसंख्या की वृद्धि है वो वृद्धि हुई है। हमारे देश में लोगों का स्वास्थ्य जो है वो बेहतर हुआ है। साथ ही साथ लघु परिवार वाले जोड़ों की संख्या बढ़ी है और ये सारी बातें हमें एक बेहतर समाज और बेहतर जनन स्वास्थ्य की ओर संकेत दे रहे हैं। इस चैप्टर में हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है जनसंख्या स्थायीकरण और जन्म नियंत्रण। देखिए ये जो मेरी स्पॉटलाइट है ये इस पॉइंट पर है, जनसंख्या स्थायीकरण और जन्म नियंत्रण। इस बारे में यदि हम बात करना शुरू करें तो हम ये देखेंगे कि हमारे यहाँ पर जो जनसंख्या है पूरे विश्व में और भारत में, यदि हम उसकी बात करें तो सन 1900 में जब जनगणना हुई तो पूरे विश्व की जो जनसंख्या थी वो 2 अरब मिलियन थी और सन 2000 में 1900 में 2 अरब मिलियन थी और 2000 में ये बढ़कर यानी 10 साल में यानी जो 2000 है उसमें ये बढ़कर कितनी हो गई 6 अरब और 2011 में विश्व की जनसंख्या 7.2 अरब पाई गई। ये हमारे यहाँ पर आखिरी जनगणना थी। जो अब जो जनगणना होगी उससे पूर्व के जो आंकड़े हैं वो ये पूरे विश्व के हैं कि पूरे विश्व में 2011 की जो जनगणना हुई उसके अनुसार उसकी जनसंख्या 7.2 अरब थी। ये पूरे विश्व की बात कर रहे हैं। यदि हम इसमें भारत की स्थिति देखें तो ये 2000 में, यदि हम भारत की बात करें 2011 में, तो 2011 में भारत की जो जनसंख्या है वो 1.2 बिलियन हो गई। यानी कि देखिए कितनी विकट स्थिति है
कि यदि हम पूरे दुनिया की बात करें तो आज पूरी दुनिया में जो छठा इंसान है वो भारतीय है। हमारी जनसंख्या कितनी है कि हर विश्व का हर छठा आदमी भारतीय है। ठीक, तो ये जो जनसंख्या का विस्फोट एकदम से हो रहा है, Sorry about that. I didn't hear anything. उसका कारण ये है कि हमारे यहाँ पर भारतवर्ष में जो चिकित्सीय सेवाएं हैं उनमें बहुत सुधार हुआ है और उसके फलस्वरूप लोगों में जागरूकता आई है और उसके फलस्वरूप जो मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर है उसमें बहुत कमी आई है और साथ ही साथ लोगों की जो आयु है वो बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के कारण से उसमें वृद्धि हो गई है और इसके कारण से हमारे यहाँ पर जो जनसंख्या की वृद्धि है वो हो रही है, जनसंख्या की वृद्धि हो रही है। हालांकि जो परिवार कल्याण मंत्रालय है उसके बहुत अधिक प्रयासों से कहीं ना कहीं जनसंख्या की जो वृद्धि दर है उसमें कमी आई है, लेकिन ये जो जनसंख्या में वृद्धि की कमी है ये केवल 2% है, जो कि अगर हम अपने देश के हिसाब से देखें तो बहुत कम है। इसलिए हमको इस समस्या से निपटने के लिए, इन समस्याओं से हमको निपटने के लिए कुछ चीजों पर गंभीरता से विचार करना होगा और इस समस्या से निपटने के लिए जो उपाय हैं उनको बढ़ावा देना होगा। जैसे कि इस जनसंख्या से निपटने के जो उपाय हैं वो ये है कि जो गर्भ निरोधक उपाय हैं उनके उपयोग करने के लिए या उनको अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाए। लघु जो परिवार हैं उनको बढ़ावा दिया जाए और ये सब कार्य जो है वो संचार माध्यमों से विज्ञापनों के साथ सुखी परिवार की अवधारणा को प्रदर्शित करते हुए इनको क्रियान्वित किया जाए। 2 बच्चों के साथ जो परिवार हैं उनको प्रदर्शित किया जाए, हम दो हमारे दो के नारों को प्रदर्शित किया जाए और जो शहर हैं जहां पर जो दंपत्ति हैं वो दोनों कार्य करते हैं, जो कामकाजी दंपत्ति हैं उनको हम दो हमारे एक का जो नारा है वो दिया जाए, हम दो हमारा एक, ये नारा अपनाया जाए। और इसी को ध्यान में रखते हुए कि जनसंख्या की वृद्धि में थोड़ी सी कमी की जाए, इसीलिए अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ पर जो विवाह की आयु है, जो वैधानिक आयु है, वो लड़की की उम्र कम से कम 18 वर्ष और लड़के की उम्र कम से कम 21 वर्ष ये सुनिश्चित की गई है। इससे पूर्व विवाह को एक, जिसे अपन कहें कि अपराध के रूप में माना जाता है, बाल विवाह को हमारे यहाँ पर रोका गया है। और इसके पीछे जो उद्देश्य था वो ये उद्देश्य था कि जितनी देर से विवाह होगा जनसंख्या वृद्धि में उन जनसंख्या वृद्धि को हम उतना कम कर पाएंगे। साथ ही साथ जो गर्भ निरोधक हैं उनके इस्तेमाल को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, लघु परिवार के जोड़ों को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। और ये जो समाज में एक भ्रांति है कि जो जनन स्वास्थ्य है उस पर कोई चर्चा ना हो, इस भ्रांति को भी दूर किया जाना चाहिए और इस पर लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए। तो अब जो इस पूरे जनसंख्या जो वृद्धि हो रही है उसको किस प्रकार से नियंत्रित किया जा सके, उसके लिए हम कुछ गर्भ निरोधक जो तरीके हैं उन पर बात करते हैं। ये जो गर्भ निरोधक के साधन हैं ये कुछ प्राकृतिक हैं, परंपरागत हैं, कुछ ऐसे हैं जिन्हें हम डॉक्टरों की सहायता से, चिकित्सकों की सहायता से उनका उपयोग करते हैं और कुछ ऐसे हैं जिनको हम अपनी सुविधा की दृष्टि से उपयोग कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे
हम बात करते हैं अपन प्राकृतिक विधियों की, यानी गर्भनिरोधन के जो प्राकृतिक तरीके हैं हम उनकी बात करते हैं सबसे पहले। तो प्राकृतिक तरीके से तात्पर्य ये है कि जैसा कि हमने पिछले अध्याय में जब हम बात कर रहे थे मनुष्य में लैंगिक प्रजनन की, उस समय हमने ऋतुस्राव की बात की थी। और ऋतुस्राव के अंतर्गत हमने ये देखा था कि किस तरह से मादा युग्मक अंडाणु जो निषेचन के लिए, जिसके निषेचन के फलस्वरूप शुक्राणु से, जिसके निषेचन के फलस्वरूप उसके शुक्राणु से मिलने के फलस्वरूप भ्रूण का विकास होता है। तो हमने ये देखा था कि जो अंडाणु के बाहर आने की प्रक्रिया, जो निषेचन के लिए बाहर आता है, ये 14वें दिन होती है, ऋतुस्राव के 14वें दिन। यानी उससे पूर्व यदि जो मैथुन की प्रक्रिया है उसको किया जाए, या 17वें दिन की अवधि के पश्चात, जब हम ये जानते हैं कि केवल जो अंडाणु जब वो फैलोपियन ट्यूब में आता है, अंडवाहिनी में आता है, तो केवल उसकी जो आयु है वो अंडोत्सर्ग से के समय से लेकर के 48 घंटे के बीच में ही होती है। इस दौरान यदि उसका संगम, उसका निषेचन नहीं होता है तो वो निष्क्रिय हो जाता है। और इसके फलस्वरूप यदि उसके बाद, उसके निष्क्रिय होने के बाद यदि कोई भी स्पर्म या शुक्राणु से आकर के मिलता है तो निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है। यानी लोगों को इस बात को, जो वैवाहिक लोग हैं उनको इस बात की जागरूकता प्रदान की जाए कि यदि वे 10वें और 17वें दिन मैथुन से बचे रहें तो जो गर्भ ठहरने की जो प्रक्रिया है, गर्भ जो निषेचन की प्रक्रिया है, उसको बहुत हद तक कम किया जा सकता है। साथ ही साथ जो महास्खलन है या अंतरित जो मैथुन है उसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसमें जो पुरुष है वो अपने शुक्राणुओं को, यानी नर युग्मकों को मादा के शरीर में न छोड़ते हुए उसको शरीर से बाहर छोड़ता है। साथ ही साथ जो गर्भवती महिलाएं हैं उनका जब प्रसव हो जाता है उसके पश्चात वे अपने बच्चों को दुग्ध पिलाती हैं, यानी कि स्तनपान कराती हैं। और यदि ये स्तनपान वे लगातार बहुत स्वस्थ तरीके से करती रहें तो उनमें जो गर्भ ठहरने की जो प्रक्रिया है या पुनः प्रेग्नेंट होने की जो प्रक्रिया है उसको, उसकी संभावना को रोका जा सकता है, उसकी संभावना को बहुत कम किया जा सकता है। क्योंकि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं यदि वे अपने बच्चों को स्तनपान कराती हैं तो उनमें अंडोत्सर्ग की जो प्रक्रिया है वो नहीं होती है। यानी जो प्राथमिक तौर पर इसके लिए, अंडोत्सर्ग के लिए जो जरूरी हार्मोन्स हैं, जिसे अपन फॉलिकल स्टिमुलेशन हार्मोन्स और कहते हैं, उसका स्त्रावण नहीं होता है। यदि वे स्तनपान कराएंगी तो उनमें अंड निर्माण के लिए जो हार्मोन्स हैं वे स्त्रावित नहीं होंगे, और उनके स्त्रावित नहीं होने से जो पुनः उनके गर्भधारण के जो अवसर हैं वे शून्य होते हैं। लेकिन ये जो तरीका है ये केवल प्रसव से 6 माह के अवधि के लिए ही सबसे अधिक कारगर मानी जाती है। हालांकि इसमें थोड़ी बहुत असफलता की गुंजाइश भी होती है, लेकिन ये काफी कम होती है। तो ये कुछ तरीके जिनकी हमने बात की, ये तरीके हैं जिन्हें हम प्राकृतिक विधियां मानते हैं, जिनको केवल हम, यदि इनकी जानकारी हमको हो तो हम कहीं ना कहीं जो गर्भधारण है उसके अवसरों को कम कर सकते हैं और जनसंख्या की जो वृद्धि है उसको हम नियंत्रित करने में अपना सहयोग दे सकते हैं। तो इनकी जागरूकता, इनके प्रति जागरूकता लोगों के बीच में हमको फैलानी होगी, जिससे कि जो जनसंख्या वृद्धि की समस्या है उससे कहीं ना कहीं बचा जा सके। इसके साथ साथ कुछ बैरियर्स हैं, यानी कुछ रोकथाम है
कुछ ऐसे तरीके हैं जिनको जो इस गर्भ धारण की जो प्रक्रिया है या जो अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन है उसको रोकने के लिए कुछ माध्यमों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें हम बैरियर के रूप में जानते हैं। यहाँ पर देखिए आप, रोध बैरियर के रूप में, रोध या बैरियर, ये साधन है कुछ जिनको हमको उपयोग करने से जो शुक्राणु और अंडाणु के निषेचन की प्रक्रिया है उसको भौतिक रूप से रोका जा सकता है, जिसमें एक नाम यहाँ पर दिया हुआ है कंडोम। ये जो निरोध या कंडोम है ये बहुत अधिक प्रचलित जो एक तरीका है जिसको लोगों को द्वारा उपयोग किया जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये ऊपर 4.1 ये चित्र दिया हुआ है। ये चित्र जो है वो कंडोम का चित्र है, इसको हम देखेंगे। ये कंडोम जो है वो, ये देखिए यहाँ पर ये कंडोम का चित्र दे रखा है। ये पतली रबर या लेटेक्स से बनाया जाता है और इसके उपयोग के द्वारा जो गर्भ धारण की जो प्रक्रिया है या अंडाणु के निषेचन की जो प्रक्रिया है उसको बहुत कारगर तरीके से रोका जा सकता है और इसका उपयोग भी बहुत आसान होता है। तो ये एक प्रक्रिया है। इसके अलावा ये महिला और पुरुष दोनों के लिए उपलब्ध होता है, महिला एवं पुरुष दोनों के लिए उपलब्ध होता है, दोनों इसका उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके उपयोग के द्वारा जो यौन संक्रमित रोग हैं उनके फैलाव को भी रोका जा सकता है। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो कंडोम है ये काफी लोगों के बीच में मशहूर है और इसके ये एक बहुत ही अच्छी तकनीक है जिसके द्वारा गर्भधारण की प्रक्रिया को के साथ साथ यौन संचारित जो रोग हैं जैसे एड्स है और अन्य रोग हैं उनसे बचाव का अतिरिक्त लाभ होता है और ये स्त्री पुरुष दोनों के लिए उपयोग होते हैं। केवल एक बार एक कंडोम का केवल एक ही बार उपयोग किया जा सकता है और इसको प्रयोग करने के लिए हमें किसी भी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती है। इसका उपयोग व्यक्ति स्वयं कर सकता है और इस तरह से उसकी गोपनीयता भी बनी रहती है। इसके साथ साथ यहाँ देखेंगे आप तो ये डायफ्राम, गर्भाशय, ग्रीवा, टोपी, वॉल्ट और यहाँ पर ये चित्र दिया हुआ है, आप देखेंगे कॉपर टी का, ये चित्र है कॉपर टी का, ये कॉपर टी है। इसको ये जो सब तरीके जो मैंने आपसे जिनकी बात की, डायफ्राम, गर्भाशय, ग्रीवा, टोपी, वॉल्ट आदि, ये सब भी रबर के और बने हुए उपकरण हैं जिनको स्त्री के द्वारा उपयोग किया जाता है और इसके उपयोग से गर्भ निरोधक जो क्षमता है उसको, गर्भ निरोधन की जो प्रक्रिया है उसको काफी हद तक बढ़ावा मिलता है और जनसंख्या वृद्धि को हम रोक सकते हैं। इसके साथ साथ एक और जो लोकप्रिय हमारे यहाँ पर विधि है वो है अंतः गर्भाशय युक्तियां, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, IUD। और लेकिन ये युक्तियां हम किसी चिकित्सक या अनुभवी नर्सों के द्वारा ही इनका प्रयोग कर सकते हैं। ये कहीं ना कहीं इन अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा, नर्सों के द्वारा जो स्त्रियां होती हैं उनके योनि मार्ग से गर्भाशय में लगा दी जाती हैं, जिसमें जो कॉपर टी है, ये जिसका चित्र यहाँ पर 4.2 में मैंने आपको ऊपर बताया था, मल्टीलोड कॉपर टी है, हार्मोन्स, मोचक जो IUD हैं, ये सारी जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं जो अंडाणु और शुक्राणु के निषेचन को रोकने के लिए बहुत कारगर सिद्ध होती हैं, बहुत प्रभावी होती हैं और उसके द्वारा जो भ्रूण के बनने के लिए जो गर्भाशय में कुछ हार्मोन्स के IUD हार्मोन्स को दिया जाता है, जिससे कि जो गर्भाशय है वो भ्रूण को रोपण में सक्षम नहीं होता है, वो भ्रूण गर्भाशय को भ्रूण के रोपण के लिए अनुपयुक्त बना देते हैं और वहां पर गर्भ जो है
वो स्थापित नहीं हो पाता और उसके द्वारा जनसंख्या की वृद्धि को रोक दिया। हम कुछ हद तक कम कर सकते हैं, रोक तो नहीं सकते हैं लेकिन कुछ हद तक कम कर सकते हैं। यदि लोगों को इसके प्रति जागरूक बनाया जाए तो निश्चित रूप से ये जो जनसंख्या वृद्धि का जो कार्यक्रम है उसमें बहुत सहायता मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ पर जो ओरल पिल्स है या मुंह से लिए जाने वाली जो गोलियां हैं, जिसमें हमने अभी एक नाम देखा था सहेली का, ये बहुत से लोगों, बहुत सारी महिलाओं के द्वारा उपयोग किए जाने वाला एक गर्भ निरोधक तरीका है। इसमें ये जो गोलियां होती हैं ये ऋतुस्राव के समाप्त होने के पहले दिन से और 21 दिन तक ली जाती हैं, जिससे कि जो मादा होती है उसमें अंडाणु के निर्माण को रोका जाता है और उसके निषेचन को रोका जाता है और इससे जो गर्भ निरोधन है वो संभव हो पाता है। और साधारण तौर पर कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़ दें या कुछ विशेष व्यक्तियों को छोड़ दें, ये जो गोलियों का लिया जाना है ये बहुत ही सफल एक तरीका है और इसके द्वारा जो जनसंख्या वृद्धि है उसको काफी हद तक कम करने में मदद मिलती है। और ये बहुत कठिन भी नहीं है, प्रतिदिन एक गोली बहुत आसानी से महिला के द्वारा ली जा सकती है। इससे उनमें जो गर्भ निरोधन है उसको रोका जा सकता है, गर्भ निरोधन को बढ़ावा मिलता है। इसके साथ साथ कुछ आजकल आधुनिक युग में कुछ नए टीके, कुछ नए इंजेक्शन विकसित कर लिए गए हैं जिनको एक बार लगवा लेने से ये हार्मोन्स, प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन, जो प्रोजेस्ट्रोजन जो है और एस्ट्रोजन जो हार्मोन्स हैं उनको मिलाकर के कुछ इंजेक्शंस भी बनाए गए हैं। इनको लेने से लगभग 6 माह तक लोगों में जो अंडाणु एवं शुक्राणु के जो फर्टिलाइजेशन की स्थितियां हैं उनको बहुत हद तक कम कर किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ प्रोजेस्टोजन और एस्ट्रोजन, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, संयोजनों से कुछ आईयूडी को आपातकालीन गर्भ निरोधक के रूप में उपयोग किया जाता है। इनको असुरक्षित जो यौन संबंध होते हैं जो किसी कारणवश हो जाते हैं या आपातकालिक गर्भ निरोधन या जिसे अपन कहें कि बलात्कार जैसी जो परिस्थितियां होती हैं, इन परिस्थितियों में यदि 72 घंटे के भीतर, कितने घंटों के भीतर, 72 घंटों के भीतर यदि इन तकनीक का, ये जो आईयूडी है इसका उपयोग कर लिया जाता है तो संभावित सगर्भता से बचा जा सकता है। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे कि हम जो गर्भरोपण है, प्रेगनेंसी है, उसको बहुत हद तक रोक सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम इतनी बात करते हैं। इस अध्याय 4 के जो दूसरा भाग है उसके लिए हम फिर से एक बार मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।